हे हाय एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर। कहानी शुरू होती है होटल रूम से, जहाँ नुआन की आंखें खुलती है और वो देखती है कि पास में एक स्ट्रेंजर है, उसी के साथ सोया हुआ है। उसका फेस दिख नहीं रहा क्योंकि उसने मास्क पहना हुआ है। नुआन को याद आता है कि पिछली रात उसकी एंगेजमेंट पार्टी थी, लेकिन उसके स्टेप मॉम ने कुछ ड्रिंक वगैरह पिलाया था और बाद में वो उसे होटल रूम के अंदर लाई थी। नुआन सोचती है मुझे उसका फेस देखना पड़ेगा, आखिरकार ये बंदा है कौन। पर तभी उसको ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है। ग्रैंडपा बताते हैं कि कल रात हमारी फैमिली की बहुत इंसल्ट हुई क्योंकि तुम आई ही नहीं थी और तुम्हारे पापा कुछ ज्यादा ही नाराज है। नुआन समझाती है कि ये सब कुछ उसकी गलती नहीं है, स्टेप मॉम की गलती है, उसने नुआन को एक प्लान में फंसा दिया था। ग्रैंडपा कहते हैं वो सब कुछ मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम ये सिटी छोड़कर चली जाओ। नुआन उस मास्क मैन को देखती है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड की थी और यहाँ से चली जाती है। बाद में उसको घर से भी निकाल दिया था, इसलिए सोचती है क्यों ना मैं अब्रॉड चली जाऊँ। इतनी अपसेट थी, बेचारी जा रही थी, तभी उसके पास से हान निकलता है। हान को देखकर लग रहा था नुआन को कि इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है। तभी हान का एक्सीडेंट हो जाता है और नुआन उसको देखकर चली जाती है। 5 सालों के बाद नुआन चाइना वापस आती है, वो भी अपने 3 बच्चों के साथ। तीनों ही बच्चे बहुत क्यूट थे और तीनों बच्चे स्मार्ट भी थे। नुआन बोलती है मैं टैक्सी बुक करवा कर आती हूँ, तो प्लीज तुम लोग यहीं पर रहना। ये लोग बोलते हैं हाँ क्यों नहीं मम्मा। यहाँ पर एक लुओ था जो सबसे बड़ा था और वो कहता है मुझे लगता है कि मम्मा के लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढना होगा। मुझे पता है हमारे पापा कौन है, लेकिन डीएनए टेस्ट तो चाहिए होगे ना। बाव बोलता है मुझे पता है वो है हमारे पापा, देखो वो तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं ना, चलो उसके पास जाते हैं और मॉम की ब्लाइंड डेट फिक्स करवाते हैं। तीनों बच्चे इतने स्मार्ट थे कि मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पर जिंग और बाओ हमारे हान से बातें करने लगे थे। हान को कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी लग रही थी। बाओ जो कि इतना इंटेलिजेंट था वो उसे समझाता है और अंकल आपको इतना छोटा सा भी काम नहीं आता क्या। ये देखकर हान सोचता है इतना इंटेलिजेंट बच्चा किसका ही हो सकता है। यहाँ पर जिंग कहती है कि मेरे भाई का आईक्यू लेवल 180 है और वो इतना स्मार्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये सुनकर हान सोचता है अच्छा अच्छा। और दूसरी तरफ लो था जो कि हान का और अपने मॉम का बैग एक्सचेंज कर रहा था। इवन कि वो तो उसका बाल भी लेने वाला था, लेकिन असिस्टेंट उसको रोक देता है और कहता है कि तुम तीनों ही मिले हुए हो ना, क्या तुम चोरी कर रहे हो, हमारे बॉस का बैग क्यों ले रहे हो। तभी जिंग रोने लगी थी। देखो अंकल आपने मेरी बहना को रुला दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ ये सभी तमाशे के बीच में लोगों ने बैग को एक्सचेंज कर लिया था और वो भाग भी चुका था और असिस्टेंट कुछ बोल भी नहीं पाता। मन आ जाती है। बाबू बोलता है देखो वो है मेरी मम्मी, बहुत स्मार्ट है, अभी अगर ब्यूटी शो में जो आए ना तो खुद ही विनर बन सकती है। जैसे ही हान पीछे देखता है तो वहाँ पर तो एक और लेडी थी। यह हान सोचता है ब्यूटी कॉन्टेस्ट लगता नहीं है ये जीत पाएगी और बाद में कहता है इतने इंटेलिजेंट बच्चे तो मेरे होने चाहिए ना, मेरे भी बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो। लेकिन असिस्टेंट बोलता है बॉस आप पर्ची करने के लायक नहीं रहे अब। ये सभी लोग होटल रूम में आते हैं। यहाँ पर फिर से हमारे हान को बच्चों की आवाज आने लगी थी, लेकिन वो फुलटू इग्नोर कर देता है। बाद में जैसे ही रूम में आती है और नुमान बैग को ओपन करती है, वो देखती है कि इसमें तो लड़कों का सामान है। वो सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जब बैग लाई थी उसमें तीनों बच्चों के टॉयज थे ना। तभी नुमान को कॉल आता है अपने ग्रैंडपा का और वो कहती है मैं जल्दी आ रही हूँ आपसे मिलने के लिए। हान को भी पता चलता है कि उसका भी बैग एक्सचेंज हो चुका है क्योंकि बैग के अंदर से सभी पिंक कलर के टॉय से निकल रहे थे। असिस्टेंट बोलता है आज हमारी मीटिंग है आपकी डॉक्टर के साथ। बाद में ये लोग एलिवेटर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर हमारी प्यारी सी नुआन भी थी। नुआन को देखकर हान को लगता है हाँ इसको तो मैंने कहीं देखा हुआ है और बाद में वो हमारी नुआन को अपनी गोदी में ही बिठा लेता है। ये देखकर नुआन तो शॉक्ड हो चुकी थी। नुआन बोलती है ये क्या ठर की बनती है, तुम एक तो डिसेबल हो और तुम्हारे डिजायर खत्म ही नहीं हो रहे। ये सुनकर हान कहता है कौन सी डिजायर, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। नुमान बोलती है एक तो अपनी गोदी में बिठा रहे हो, इसका मतलब कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, तो तुम जेल चले जाओगे, मैं बता दे रही हूँ तुम्हें, मैं कोई भोली भाली लड़की नहीं हूँ। हान कहता है तुम कितना ज्यादा बोलती हो ना। तभी यहाँ लो आ जाता है और कहता है ग्रैंड पास से मिलने के लिए मुझे भी चलना है। लो को देखकर हान बोलता है कहीं तुम दोनों प्लानिंग तो नहीं कर रहे हो ना मुझ पर चांस मारने का। देखो बहुत सारी लड़कियां हैं जो मुझे अप्रोच करती है, लेकिन तुम्हारा प्लान तो कुछ एक्स्ट्रा ही है। नुमान कहती है तुम क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हान बोलता है पहले तुम्हारे बेटे ने बैग को एक्सचेंज कर लिया, तुम हमारे ही होटल में हो और देखो कितना बड़ा को एक्सीडेंट है ना,
हम दोनों इसी टाइम पर यहाँ पर है। नुआन कहती है तुम इस सिटी के सबसे रिच मैन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहोगे। लो बोलता है अंकल आप गलत फहमी का शिकार हो चुके हो, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी ना किसी पर चांस नहीं मारते। मेरी मम्मी के आसपास तो बहुत सारे लड़के मंडराते रहते हैं और वो भी मक्खी की तरह। आप भी उसमें से एक ही मक्खी हो। यहाँ नुआन को तो बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका बेटा बोलने में एक नंबर है। और बाद में वो एलिवेटर के अंदर चली जाती है। अपने असिस्टेंट को कॉल कर बोलती है कि मैं हन का इलाज नहीं करूंगी। नुआन अब्रोड से इसलिए आई थी क्योंकि उसको हन का इलाज करना था। दूसरी तरफ हम एक प्राइवेट रूम में देखते हैं जहाँ पर स्टेप मॉम और शीना दोनों ही वेट कर रहे होते हैं नुआन का। शीना कहती है इतना टाइम हो चुका है, वो अभी तक क्यों नहीं आई? लगता है कि उसे आपकी कोई परवाह नहीं है। स्टेप मॉम बोलती है उसका वेट ही क्यों करना है, हम खाना खा लेते हैं ना, वो है ही कौन। तभी यहाँ पर हमारे नुआन और लू आ जाते हैं, जिसको देखकर ग्रैंडपा इतने खुश हो जाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। एक ग्रैंडपा ही थे जो कि नुआन की फैमिली थे, वरना स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर का तो क्या ही कहना। नुआन बिल्कुल पसंद ही नहीं थे उनको। ग्रैंडपा कहते हैं क्या ये तुम्हारा बेटा है? नुआन कहती है हाँ ये मेरा बेटा है। ग्रैंडपा उसको रेड एनवलप देते हैं, वो स्टेप मॉम छीन लेती है और बोलती है इसको पैसे वगैरह देने की क्या जरूरत है, वैसे भी ये सू फैमिली से थोड़ी ना है, इसको तो निकाह दिया गया था ना। 5 साल पहले इसने जो भी काम किया था, हमारी फैमिली की रेपुटेशन के बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे हो ग्रैंडपा? ये सुनकर नुआन तो अपनी स्टेप मॉम को डराने लगी थी, क्योंकि अब वो भोली भाली नुआन नहीं थी ना। वो कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे बेटे को गंदा कहने की? गंदी तो आप हो ना, क्योंकि आप किसी मैरिड मैन के घर पर आ चुकी थी और वहाँ पर डेरा ही जमा लिया था। स्टेप मॉम अभी भी नहीं रुकती। ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम्हें चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं नुआन को बहुत अच्छे से जानता हूँ और जो भी 5 साल पहले हुआ था वो तुम्हें भी पता है कि वो तुम्हारी ही प्लानिंग थी। 5 साल पहले जो भी हुआ था वो तुम्हारी ही प्लानिंग थी। स्टेप मॉम बोलती है चाहे जो भी हो जाए आप अपने कंपनी के शेयर्स नुआन को नहीं दे सकते, वो तो मेरी बेटी को ही मिलेंगे। ये सुनकर नुआन कहती है ऐसा आप कैसे कह सकते हो? यहाँ पर हमारा असिस्टेंट हान के पास आता है और कहता है कि आपकी डॉक्टर ने आपका इलाज करने के लिए मना कर दिया है, उसने बोला ट्रीटमेंट नहीं करूंगी। लगता है कि आपने उसको गुस्सा दिला दिया है। हान बोलता है पर मैं तो अपने डॉक्टर से मिला भी नहीं, गुस्सा तो कहाँ से ही उसको दिलाऊंगा। असिस्टेंट हन को फोटो दिखाता है। हन समझ जाता है कि ये तो वही एलिवेटर वाली लड़की है, इसलिए बोलता है जल्दी से मुझे मिलना है। दूसरी तरफ ग्रैंडपा बोलते हैं कि मेरे पास कंपनी के 30% शेयर है, इसलिए मैं जिसको भी चाहूँ वो शेयर दे सकता हूँ। शीना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, आपको वो शेयर्स मुझे ही देने पड़ेंगे। मैं तो आपको एडवाइस दे रही हूँ, आपको पता ही होगा ना कि लू कंपनी के साथ जो कॉपरेशन होने वाला है वो मेरी वजह से ही होने वाला है, इसलिए आप तो कुछ भी नहीं कर सकते। ग्रैंडपा को हार्ट में पेन होने लगा था। नुआन उसे संभाल रही थी, लेकिन शीना का कहना था कि यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर डरा धमकाकर ग्रैंडपा से शेयर्स ले लेंगी। नुआन कहती है ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं ग्रैंडपा के साथ हूँ और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। स्टेप मॉम बोलती है मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या ही कर सकती हो। नुआन कहती है कि आपकी जो डील होने वाली है ना उसको मैं कैंसिल करवा सकती हूँ। स्टेप मॉम हंसकर बोलती है ये कोई गुड़िया का खेल है जो तुम कैंसिल करवा दोगी? नुआन अपने असिस्टेंट मैक को कॉल करके बोलती है कि ये डील कैंसिल हो जानी चाहिए, तभी मैं हान का ट्रीटमेंट करूंगी। यहाँ पर जैसे ही बॉडीगार्ड आने वाले थे तभी आ जाता है हान और कहता है कि कोई भी नुआन को टच नहीं करेगा। अब हान को देखने के बाद भी शीना का एटीट्यूड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ था, क्योंकि बेचारी को पता ही नहीं था कि कौन लू कंपनी का प्रेसिडेंट है। वो कहती है कि क्या तुम लू कंपनी के प्रेसिडेंट हो? तुम तो डिसेबल हो और तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम तो गुड फॉर नथिंग हो, इसलिए एक्टिंग मत करो। नुआन सोचती है अब तुझे पता चलेगा कि तू क्या बक रही है। शीना का यहाँ मुंह बंद ही नहीं होता। वो वाइन को गिराकर बोलती है कि अगर तुम इस वाइन को पी लोगे ना तो मैं मानूंगी कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो। वो कहता है कि अंकल आप इस गंदी आंटी की बातों पर मत आना। हान कहता है डोंट वरी बेटा, मैं इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला। शीना कहती है कि मैं मैनेजर वांग को जानती हूँ, इसलिए तुम्हें चुप रहना होगा। अगर मैनेजर वांग आ चुके ना तो पता चल जाएगा कि लो कंपनी का असली प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ पर मैनेजर आते हैं और जैसे ही हमारे हान को देखते हैं वो रिस्पेक्ट देने लगे थे। ये देखकर शीना कहती है क्या हो रहा है यहाँ, आप इसको क्यों रिस्पेक्ट दे रहे हो, ये तो डिसेबल है ना। हान मैनेजर से पूछता है आपने किसी से कहा था क्या कि मैं डील साइन करने वाला हूँ, हालांकि इसके बारे में मुझे ही नहीं पता। मैनेजर बोलता है नहीं बॉस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने किसी से कोई प्रॉमिस नहीं किया था।
शीना बोलती है, अरे आप ही ने तो कहा था कि प्रेसिडेंट लो के साथ हमारी डील साइन होगी, हमारे कंपनी की, लेकिन वो मैनेजर मना कर देता है। यहाँ स्टेप मॉम हमारे हान से बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को भी माफ कर दो, इवन कि वो तो नुआन से भी माफिया मांग रही थी। ग्रैंडपा बोलते हैं, जब ये सब कुछ तुम नुआन के साथ करने वाली थी तब सोचा नहीं था क्या हो सकता है, चलो निकलो यहाँ से। ये दोनों को ही निकाल दिया जाता है। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, हमें पता चल चुका है कि आप ही डॉक्टर है, आपको ट्रीटमेंट तो करना ही होगा ना। ग्रैंडपा बोलते हैं कि नुआन तुम डॉक्टर हो, ट्रीटमेंट के लिए तुम मना नहीं कर सकती। नुआन को मानना ही पड़ता है, लेकिन लो बोलता है कि नहीं, मम्मी ट्रीटमेंट नहीं करेगी। असिस्टेंट कहता है कि आपको अब क्या प्रॉब्लम है लिटिल मास्टर। लो बोलता है, एक्चुअली पेमेंट का तो डिसाइड ही नहीं हुआ ना कि आप हमें कितना पे करने वाले हो। ये सुनने के बाद हान कहता है, वो तो ऑलरेडी हमने पेमेंट कर दिया है ना। लो बोलता है, कैसे कर दिया है? अगर आपने हमारी इंसल्ट की है तो उसका भी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। तो मुझे 1 मिलियन चाहिए आपके ट्रीटमेंट के बदले। हार मान जाता है। नुमान सोचती है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा बेटा तो इतना ज्यादा स्मार्ट है। लो कहता है, मेरी मम्मी आपका ट्रीटमेंट जरूर करेगी और आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाओगे, लेकिन उससे पहले जरा पेमेंट कर देना। असिस्टेंट सोचता है, क्या बात है, एक ही मिनट में 1 मिलियन इसने अपने अकाउंट में भी डलवा लिए। हाँ बोलता है, तो आप हमारे घर पर कब चल रहे हो मेरी ट्रीटमेंट के लिए? नुमान कहती है, मैं तो अभी भी चल सकती हूँ। असिस्टेंट बोलता है, हाँ हमारे सर को वैसे तो किसी का आना पसंद नहीं है, लेकिन आप हमारे सर के घर पर आ सकती हो। हान के जाने के बाद यहाँ पर जिंग और बाव दोनों ही आ जाते हैं। यहाँ ग्रैंडपा उन दोनों को भी पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम तीनों ही कितने ज्यादा क्यूट हो। ग्रैंडपा को लगा था कि ये तीनों बच्चे तो है, लेकिन उसके पापा कहाँ हैं? तो जल्द से जल्द नुआन को किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना। लेकिन नुआन इस बात को टाल देती है। यहाँ पर ग्रैंडपा कहते, कोई बात नहीं, तो तुम मेरे घर पर ठहर सकती हो, ऐसे कितने दिनों तक होटल में रहोगी। ये सुनने के बाद सिंह और बाओ दोनों ही मान चुके थे, लेकिन नुआन के जाने का मन नहीं था, तो वो भी बोलता है, नहीं हम होटल में ही ठीक है। बाद में नुमान हन का ट्रीटमेंट करने के लिए आती है। वो कहती है कि आपका ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? असिस्टेंट बोलता है, वैसे हमारे बॉस के बहुत सारे दुश्मन हैं, पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन ये एक्सीडेंट हुए भी 5 साल तो हो चुके हैं। ये सुनने के बाद नुमान कहती है, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन हान तो अपने असिस्टेंट को घूर रहा था। नुमान बोलती है, आपको पेंट निकालना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है, क्या आप बॉस का पेन क्यों निकालना चाहते हो? देखो वो सब कुछ करने के लायक अब रहे नहीं है हमारे प्रेसिडेंट, उसका एक्सीडेंट जो हो चुका था पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद नुआन कहती है, वो मुझे ट्रीटमेंट करनी थी, रोमांस नहीं करना था। यहाँ हान को भी असिस्टेंट के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कह क्या ही पाता है। नुआन बोलती है कि ये चाइनीज ट्रीटमेंट से आपका पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे मैं आपको एक मेडिसिन दे रही हूँ, वो आपको रेगुलरली लेनी होगी। असिस्टेंट फिर से बोलता है, एक्चुअली बॉस मेडिसिन भी नहीं लेते, एक टाइम था जब उसको लो टॉनिक पिला दिया था और वो किसी के साथ नाइट स्पेंड किए हुए थे, अब इसलिए बॉस ना मेडिसिन से दूर ही रहते हैं। नवान बोलती है, ये ट्रीटमेंट की मेडिसिन है, मैं आपके बॉस को कोई लो टॉनिक नहीं दे रही हूँ। मैं कितनी बार बताऊँ कि मैं इसके साथ रोमांटिक रिलेशन में नहीं रहना चाहती। यहाँ पर हमारा हान असिस्टेंट को घूरता है। हान बोलता है कि आपका हस्बैंड नहीं है क्या? नॉन कहती है, वो मर चुका है, इसलिए मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। असिस्टेंट कहता है, क्या बात है, आपका हस्बैंड मर चुका है क्या? मुझे लगता है कि आपको हमारे बॉस से शादी कर लेनी चाहिए, कितना सही रहेगा ना। अब तो हान को इतना गुस्सा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊं। वो तो असिस्टेंट को घूर घूर कर देख रहा था। यहाँ पर बातों ही बातों में हान को भी पता चलता है कि 5 साल पहले नुआन को भी किसी ने लव टॉनिक पिलाया गया था और उसके बाद 3 बेबीज हुए थे। असिस्टेंट कहता है, आप लोगों की जोड़ी तो रब ने ही बनाई है, कितना सिमिलर लाइफ है ना आप लोगों की। असिस्टेंट का मुंह बंद ही नहीं हो रहा था, जिसके बाद तो हमारे हान को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे सैलरी ही कट कर देता है। बाद में हान आता है अपनी कंपनी में। एक्चुअली एक प्रोजेक्ट पर कुछ प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, तो उसको डिस्कशन करना था। तभी यहाँ एक सेक्रेटरी आती है और बोलती है कि 2 बच्चे हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर एक फॉर्म भी था। असिस्टेंट कहता है, नो अल्कोहल, नो अफेयर्स। बॉस आप क्या मैरिज करने वाले हो जो ऐसे फॉर्म फिल कर रहे हो? हान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, उसको पता चल चुका था कि जिंग और बाओ है। जिंग को देखकर हान को लगा था कि जैसे ये उसी की बेटी है, क्योंकि हान जिंग के साथ इमोशनली कनेक्ट फील कर रहा था। यहाँ बाओ बोलता है कि देखो प्रोजेक्ट में मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन आपको मेरी मम्मी से शादी करनी होगी। ये सुनने के बाद हान सोचता है, ओह मतलब कि मैं तुम्हारा पापा बन जाऊंगा क्या?
बाव बोलता है, नहीं नहीं, आपके इतने भी चांस नहीं है, क्योंकि लाइन में बहुत सारे लड़के हैं, जिसके फुल मार्क्स आएंगे ना वही मेरे पापा बन पाएंगे। यह हमारी जिंग थी जो कि केक को एंजॉय कर रही थी, और बाव था जिसको हान की पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके बैंक बैलेंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ जानना था। ऑफ कोर्स वो अपनी मम्मी की शादी ऐसे थोड़ी ना किसी से भी करवा देगा। ये सब कुछ होने के बाद हान कहता है, क्या बात है, तुम तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, और बाद में उसकी मॉम के बारे में पूछने लगा था। बाव कहता है, वैसे आपको क्यों जानना है हमारी मॉम के बारे में, इतनी आसानी से आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और तभी ये दोनों ही यहाँ से भाग जाते हैं। यह असिस्टेंट कहता है, वैसे बाव आप ही के जैसा दिखता है, मैंने आपकी बचपन वाली फोटोज देखी है। या हान को भी थोड़ा थोड़ा तो शक हो रहा था। वो कहता है, दोनों के ही डीएनए टेस्ट करवा दो, मुझे जानना है कि कहीं ये मेरे ही तो बच्चे नहीं हैं। ये सुनने के बाद असिस्टेंट बोलता है, अच्छा हुआ मैं अमीर नहीं हूँ, वरना अमीर लोगों के कितने चोचले होते हैं। अब बाओ और जिंग का लोकेशन पता करते हुए नुआन भी इसी कंपनी में आ चुकी थी। तभी उसे लोगों का कॉल आता है जो कहता है कि मॉम, दोनों भाई बहन घर पर ही है, मुझे लगता है कि किसी पार्क में गए होगे, आप भी जल्दी घर पर आ जाओ। नुआन कहती है, लेकिन लोकेशन तो लो कंपनी का है ना। और बाद में सोचती है, मेरे बच्चे मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते। तभी यहाँ वो हान को देखती है। हान कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? नुआन कहती है, तुम्हें मेडिसिन देने के लिए आई हो। और क्यों ही आऊंगी यहाँ? ये सुनने के बाद असिस्टेंट कहता है, मुझे लगता है कि आपको इस लड़के से प्यार हो चुका है। वैसे कहना पड़ेगा डॉक्टर नुआन बड़ी खूबसूरत है। यहाँ बाद में असिस्टेंट को भी कॉल आ जाता है, जिसको पता चलता है कि उसको एक पार्टी में जाना है। अब हम देखते हैं नुआन को भी कॉल आया था अपनी कजिन सिस्टर का, जो कह रही थी कि अगर तुम्हें अपनी डैड की विल चाहिए तो जल्दी से क्लब पर आ जाओ। नुआन आती है क्लब में, शीना के मुंह से तो शहद ही निकल रहा था। यहाँ वो कहती है, सिस्टर हम क्यों ना एक साथ ड्रिंक करें, मैंने आपको जानने का मौका ही नहीं दिया कि मैं कितनी काइंड हार्टेड हूँ। नुआन कहती है, फिर से ड्रिंक क्या? एक बार तुम्हारी मॉम ने मुझे ड्रिंक पिलवाकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी, और अब तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी स्टूपिड और बेवकूफ हूँ? तो मैं दोबारा ड्रिंक कर कर वही बेवकूफियाँ दोहराऊंगी क्या? शीना भी ड्रिंक कर कर बोलती है, देखो इस ड्रिंक पे ऐसा कुछ नहीं मिला है। नुआन ने भी ड्रिंक कर लिया था। बाद में वो पूछती है, मेरे डैड की विल कहाँ है? शीना बोलती है कि तुम बेवकूफ तो बन ही चुकी हो, क्योंकि मेरे पास तो कोई विल ही नहीं है। यहाँ पर उसने एक बंदी को भी बुला लिया था जो नुआन के साथ जरूर कुछ गलत करने वाला था, लेकिन नुआन पहले ही ये सब कुछ जानती थी, क्योंकि उसने एंटीडोट तो पहले ही ले लिया था। शीना कहती है, ये क्या हो चुका है, तुम्हें कुछ हुआ क्यों नहीं है? नुआन बोलती है, मैंने तो पहले ही कहा था एक गलती मैं एक ही बार करती हूँ, दूसरी बार नहीं करती। और तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बेवकूफ बनाएगी और मैं बन भी जाऊंगी? बहना, कहना पड़ेगा तुम कच्ची खिलाड़ी निकली। मुझे लगा था कि तुम कोई अच्छा सा प्लान करोगी, लेकिन तुम्हारा दिमाग घुटनों में है, वो तो मैं मान ही चुकी हूँ। ये सुनने के बाद हमारी शीना शॉक्ड हो चुकी थी। वो हमारी नुआन को आज खत्म करना चाहती थी, लेकिन तभी हान आ जाता है। असिस्टेंट ने शीना को पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो नहीं सुनती, और वो नुआन को जैसे ही हट करने वाली थी, हान बीच में आ जाता है। हान को देखकर नुआन डर जाती है, क्योंकि उसको कुछ ज्यादा ही लग चुका था। नुआन कहती है, तुम ठीक तो हो ना? और बाद में वो उसका ट्रीटमेंट करने लगी थी। हान कहता है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए। नुआन कहती है, आई एम रियली सॉरी। अब हम देखते हैं कि शीना यहाँ से भाग चुकी थी। इवन की सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी थी। असिस्टेंट कहता है कि मुझे लगता है कि ये शीना का सोचा समझा प्लानिंग था, तभी तो सब कुछ डिलीट हो चुका है, वो भी इतनी आसानी से। हान कहता है, कोई बात नहीं, तुमने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट का क्या पता किया है? असिस्टेंट बोलता है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, और वो हान को कहते हैं कि थैंक यू सो मच, तुमने मेरी पोती की आज जान बचा ली। हान को नुआन के बारे में कुछ ज्यादा ही जानना था, इसलिए वो ग्रैंडपा से पूछता है कि ये सभी बच्चे अब्रोड में थे, तो क्या सभी बच्चों के पापा भी अब्रोड में ही रहते हैं? ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली 5 साल पहले ही नुआन अब्रोड गई थी। उससे पहले उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी बात ये सब कुछ हो चुका है। नुआन भी अच्छे से समझ चुका था, और वो अब कुछ नहीं कहता। हान को लगा था कि उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड की थी 5 साल पहले, वो और कोई नहीं लेकिन नुआन ही है। बाद में नुआन और लो भी हान से मिलने के लिए आते हैं। हान ने जानकर लो को एक बार ले लिया था, ऐसे लिया था जैसे लोगों को पता ही ना चले। सबके जाने के बाद असिस्टेंट आता है और डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है, जो कि पॉजिटिव आई थी। ये देखने के बाद हान सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, यानी कि जिंग और बाओ की जो मदर है उसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी, लेकिन उसकी मदर है कौन? असिस्टेंट कहता है, वो तो हमें पता नहीं है,
हान से मिलने के लिए उसकी मॉम और रोई भी आते हैं। मॉम कहती है, वैसे तुम उस लड़की के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हो? खुद की जान कोई दांव पर लगाता है क्या? ये सुनने के बाद रुई को लगा था कहीं ये वही तो लड़की नहीं है जो 5 साल पहले हान के साथ थी। और वो कहने लगी थी कि आपको क्या पता वो रियल डॉक्टर है या नहीं, वो तो अब्रोड से आई है ना, उसकी कोई सर्टिफिकेट देखी है क्या आपने? मॉम बोलती है, हाँ यही तो, हमें पता नहीं है तो उसको निकाल देते हैं ना, और हम किसी और डॉक्टर को हायर कर लेते हैं। हान बोलता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो डॉक्टर बहुत अच्छी है और मेरी हेल्प भी कर रही है। यहाँ ये लोग बातें कर रहे थे, लेकिन रुई को तो लग रहा था कि ये डॉक्टर कहीं उसके गले का फंदा न बन जाए, क्योंकि रुई को हान किसी भी हालत में चाहिए था। इसलिए तो उसने 5 साल पहले उसको लव टॉनिक पिलाया था, लेकिन हान किसी और ही रूम में चला गया था। हान बोल रहा था कि वो मेरा ट्रीटमेंट कर रही है, इसलिए मैंने उसकी जान बचाई थी। नुआन अंदर आकर बोलती है कि मैं तुम्हारी मेडिसिन देना भूल चुकी थी। जैसे ही रोई नुआन को देखती है, वो समझ जाती है ये तो वही लड़की है जो कि 5 साल पहले हान के साथ वही रूम पर थी। असिस्टेंट बोलता है कि ये बॉस की डॉक्टर है। रोई बोलती है, वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ ही काम की भी हो, तुम्हारे पास ना ही कोई सर्टिफिकेट है और ना ही हमें बताने के लिए कोई प्रूफ कि तुम डॉक्टर हो। माँ भी बोलती है, सही कहा, इसको बाहर निकालो यहाँ से, मुझे तुम अपने बेटे के आसपास भी नजर नहीं आनी चाहिए। यहाँ नुआन कहती है, अच्छा नहीं कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप रिग्रेट मत करना क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं कितनी अच्छी डॉक्टर हूँ। और वो लास्ट मेडिसिन देकर हान को कहती है, ये इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। और वो यहाँ से चली जाती है। उसके पीछे पीछे हान भी चलते हुए जा रहा था। मॉम पूछती है, तुम ठीक कैसे हो गए? हान कहता है, ये उसी डॉक्टर का कमाल है। जैसे ही नुमान बाहर जाती है, उसको पेन मिलता है, पेन जो कि नुमान के बचपन का दोस्त था और वो आज बहुत सालों के बाद उसे मिल रहा था। हान भी ये नजारा देख रहा था और रूही कह रही थी, मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हारी कोई भी हेल्प कर पाएगी, हमें किसी न्यू डॉक्टर को ही हायर कर लेना चाहिए। इस बात पर हान भी मान जाता है क्योंकि उसको इतनी जलेसी हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊं। इसी हॉस्पिटल में जिंग और बाओ दोनों ही थे। दोनों ही चेक कर रहे थे कि कौन अंकल होगे जो उसकी मॉम के लिए परफेक्ट होगे, पेन या फिर हान। जिंग बोलती है, किसको ज्यादा नंबर मिले हैं? बाओ बोलता है, जिसको भी मिले, मुझे लगता है कि पेन अंकल सही रहेंगे, वो हमारी मम्मा को इतना लाइक भी तो करते हैं ना। वैसे ये हान अंकल मुझे इतने तो अच्छे नहीं लगे। यहाँ पर पेन कहता है, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, तुम कहाँ चली गई थी और तुम तो मेरा एक भी कॉल भी नहीं उठा रही थी, क्या हो चुका है तुम्हें? नोमान कहती है, वो एक्चुअली मैं अब्रॉड थी इसलिए मैंने तुमसे बात नहीं की, पर हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाती है रुई, जो कि हान को मस्का लगाने लगी थी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहती हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल भी रखूंगी। हान कहता है, यहाँ से निकल जाओ वरना धक्के मार कर निकालूंगा। वैसे हमारी एंगेजमेंट तो ब्रेक हो ही चुकी है, तुम्हारी टांग ना मैं ब्रेक कर दूं। अब क्या था। रूही यहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाता है जो हान और लोगों की थी और जो नेगेटिव आई थी। हान कहता है, यानी कि वो लड़की नुआ नहीं है जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। सिंह और बाओ की मॉम को जल्द से जल्द ढूंढो। तभी यहाँ पर जिंग और बाओ आ जाते हैं। बाओ का तो पता नहीं, लेकिन जिंग अपने डैड से कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी। वो कहती है, आप ठीक तो हो ना, आपको ज्यादा लगी तो नहीं है ना? हान बोलता है, मुझे लगी नहीं है, लेकिन आपकी मॉम कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। बाओ कहता है, ये क्या बार बार आप हमारी मॉम के बारे में पूछते रहते हो? हान कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारा डैड हूँ। बाओ बोलता है, आप मेरे डैड नहीं हो। हान कहता है, ये देखो मेरे पास डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी है, तुम मेरे सन हो। बाओ कहता है, ये क्या हो चुका, रिपोर्ट से कुछ प्रूफ नहीं होता, हम आपको डैड नहीं मानते। हान बोलता है, लेकिन तुम्हें मुझे डैड कहना ही होगा कि ये दोनों ही लड़ाई करने लगे थे। बाओ कहता है, आप मेरे डैड नहीं हो और मैं आपको कभी डैड नहीं कहूंगा। जिंग कहती है, अरे बाबा रुक पे जाओ, तुम दोनों कितनी लड़ाइयाँ करते हो। लेकिन हमारी जिंग को आन अच्छा लगा था, वो तो उसे डैडी डैडी कहने लगी थी। बाओ बोलता है जिंग को, बहुत हो चुका, हमें यहाँ से चलना चाहिए। असिस्टेंट ये दोनों को ही रोक रहा था, लेकिन जिंग तो असिस्टेंट की पिटाई कर देती है क्योंकि उसको फाइटिंग आती थी। असिस्टेंट सोचता है, ये बॉस और उसके बच्चों के चक्कर में मुझे लगता है मेरी ही हड्डियां ना टूट जाए। हान बोलता है, कोई बात नहीं, मार खा लेना, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। लेकिन असिस्टेंट का तो मुंह ही बन चुका था। बाहर आकर रूही एक बंदे से मिलती है जो कि उसका हायर किया हुआ बंदा था। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारा हान डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकलवा रहा है, और वो भी नुआन के बच्चों के साथ। वो तो मैं था जिसने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट बदल दी थी, वरना पता है तुम कभी हान को पा ना सकती। यहाँ रूही को गुस्सा आने लगा था, यानी कि नुआन वही लड़की है। पहले तो उसको शक था, लेकिन अब ये शक यकीन में भी बदल चुका था।
रात में पार्टी होती है जहाँ पर पेन नुआन का इंतजार कर रहा था। नुआन आकर कहती है, अच्छा था आप हमारा इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हान भी आता है। उसे तो इतनी झलसे हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। वो तो हमारे नुआन को किसी मैन के साथ देख ही नहीं पा रहा था। दूर से ये सब कुछ रोई भी देख रही थी। उसने आज फिर से एक ड्रिंक बनाई थी जो कि लव टॉनिक वाली थी, और वो वेटर को कहती कि तुम्हें इसी मैन को ये ड्रिंक देनी है। लेकिन यहाँ पार्टी में बच्चे भी आए थे। लोग कॉल कर कर बोलता है, मैं मम्मी का पीछा कर रहा हूँ और मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम लोग टेंशन मत लेना। ये हम देखते हैं कि नुआन और पेन बहुत सारी बातें कर रहे थे अपने बचपन की, अपने स्कूल टाइम की। तभी नुआन देखती है कि हान ड्रिंक करने वाला है। वो उसे रोक कर बोलती है कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकते, और उससे पहले तो ड्रिंक उसी ने पी ली थी। हान बोलता है, अब तुम मेरी डॉक्टर नहीं हो तो इतना फिक्र क्यों दिखा रही हो। रोहन बोलती है, क्योंकि मैंने तुम्हारा ट्रीटमेंट किया था तो फिक्र दिखानी तो बनती है ना। लेकिन बाद में ये दोनों को ही चक्कर आने लगे थे। ये दोनों को ही एक वेटर होटल रूम में छोड़ देता है। और से ये सब कुछ रूही भी देख रही थी। उसको तो नुआन पर गुस्सा आ रहा था। 5 साल पहले भी ये हान के साथ थी और आज भी तो किस कर रहा था और उसके चेस्ट पर एक निशान देख लेता है। और ये दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग यहाँ रूही आ चुकी थी और उसने इतना अच्छा प्लान बनाया था। वो अपने बंदों को कहती है कि आप नुआन को यहाँ से लेकर जाइए, और खुद ही कपड़े निकाल कर बेड पर सो चुकी थी। सोच रही थी कि मॉर्निंग में हान देखेगा और वो रूही से शादी कर लेगा। यहाँ लोगों ने भी देख लिया था कि उसकी मम्मी परेशानी में है। वो दोनों बंदे नुआन को लेकर जा चुके रहे थे। लेकिन रास्ते में ही पेन मर जाता है, जो कि अपनी हीरो वाली अदाएं दिखाते हुए, फाइटिंग करते हुए नुआन को बचा लेता है और खुद ही उसको गोदी पर लेकर चला जाता है। लोग कहता है, वैसे ये भी अच्छा है। जैसे ये दोनों बंदे जो कि नुआन को पकड़ रहे थे वो बाहर आते, उसको मिलते हैं 3 छोटे छोटे क्यूट से बच्चे जो क्यूट थे नहीं। तो वो कहता है, बहना तुम अपना मैजिक पावर तो दिखाओ। जिंग इतनी पिटाई लगाती है इस दोनों बंदे की कि ये तो सांस लेना भी भूल जाते हैं और इतने डरने लगे थे कि मैं क्या ही बताऊं। अब तीनों बच्चों को पता चल चुका था कि ये सब कुछ रूही का काम है। जैसे ही हान जगता है, उसको रूही दिखती है। वो सोचता है, ये यहाँ कैसे हो सकती है। रात में जैसे मैं सोया था तब तो मेरे साथ नुआन थी ना। यहाँ हान कहता है, तुम अपनी जरा क्लीवेज दिखाओ मुझे। रूही कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही नोटी हो रहे हो, क्या तुम्हें सेकंड राउंड करना है। हान कहता है, ऐसा कुछ नहीं है। हान बोलता है, तुम वो लड़की नहीं हो जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की थी। रूही की तो यहाँ पोल ही खोल जाती है, पर लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। हान कहता है, अच्छा तो तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी और तुम्हारी कंपनी के साथ सभी डील भी कैंसिल करनी होगी। रूही कहती है, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मैं ही वो लड़की थी। यहाँ हान कहता है, लास्ट चांस दे रहा हूँ, बता दो वो लड़की कौन थी। रूही बोलती है, वो लड़की नुआन नहीं थी, कोई और ही थी। एक्चुअली वो यहाँ सच्चाई थोड़ी ना बता सकती थी। हान ने रूही की कंपनी के साथ सभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए थे। मॉर्निंग में जैसे ही नुआन बाहर आती है, वो पूछती है, मेरे कपड़े किसने चेंज किए थे। जिंग बोलती है, मम्मा मैंने किए थे, मेरे अलावा आपको कौन नहीं टच कर सकता है। नुआन कहती है, वैसे मैं घर कैसे आई और मैंने इतनी ड्रिंक की क्यों थी। लो कहता है, देखो मम्मा आप आज के बाद ना इतनी ड्रिंक मत करना। यहाँ पर तो तीनों ही बच्चे मिलकर उसकी क्यूट सी मम्मा की कुछ ज्यादा ही केयर किए जा रहे थे। नुआन कहती है, पर मेरी पूरी बॉडी दर्द क्यों कर रही है, और स्पेशली मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा है। यहाँ सिंह कहती है, मॉम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आपको आराम करना चाहिए। वैसे आपकी तबीयत बिगड़ चुकी है क्या, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। नुआन मना कर देती है। यहाँ रात में जो लड़की हन को मिली थी उसने एक नंबर डायल किया था, तो हन भी उसी नंबर पर कॉल करता है, जो पिक करती है हमारी प्यारी सी जिंग। सिंह कहती है कि वैसे आप कौन हो। हन कहता है, प्यारी सी जिंग मैं तुम्हारा डैडी हूँ। यहाँ जिंग कहती है, हाँ हाँ बोलिए डैडी, आपने मुझे कॉल क्यों किया। अगर दोनों भाइयों ने सुन लिया ना तो मेरी बैंड बजा देंगे। हन कहता है, क्या तुम्हारी मम्मी कल रात किसी पार्टी में गई थी। सिंह बोलती है, हाँ वो गई थी, और हाँ मैं आपको बाद में बात करती हूँ, दोनों भाई ना मेरे आसपास ही है। तभी नुआन आकर कहती है, किसका कॉल आया था। जिंग बोलती है, पता नहीं किसी लो अंकल का कॉल था। नुआन कहती है, वैसे तुम हान को कैसे जानते हो। यहाँ बाद में पता चलता है कि उसको एक मैसेज आया है जिसके थ्रू हमारी नुआन मिलने के लिए जाने वाली थी हान से। वो होटल में बैठी हुई थी, हान का वेट कर रही थी। तभी हान को किसी का कॉल आता है और यहाँ नुआन को भी किसी का कॉल आया था। नुआन को पता चला था कि उसके जो ग्रैंडपा है वो हॉस्पिटलाइज है, इसलिए वो भागी भागी यहाँ से चली जाती है। हान सोचता है क्या हो चुका है।
बाओ और जिंग की मम्मी अभी तक नहीं आई और रात तक उसी होटल में वेट करता रहता है। नोन हॉस्पिटल में आती है और उसे पता चलता है कि रुई की कंपनी के साथ ग्रुप के जितने भी डील्स थे वो उसने भी कैंसिल कर दिए थे, जिसके बाद ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ चुकी थी क्योंकि यहाँ पर ग्रैंडपा की कंपनी में कुछ ज्यादा ही लॉस होने लगा था। यहाँ नोआन सोचती है, मुझे लगता है कि वो जेलस होगी मुझसे, मैं हान की इतनी क्लोज जो थी, मुझे ही कुछ ठीक करना होगा। और बाद में वो सोचती है, क्यों ना मैं हान से ही हेल्प मांग लूं। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं कि देखो मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही छोड़कर जाऊंगा, तुमसे बढ़िया मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता, तुम मेरी वारिस हो और तुम्हें सब कुछ संभालना है। नोआन कहती है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, आप बस अपनी तबीयत का ख्याल कीजिए, मैं हूं ना आपके लिए। यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नुअन बाद में हन की हेल्प मांगने के लिए आती है। यहाँ ये कुछ बात करती उससे पहले असिस्टेंट आ जाता है और यहाँ वो बातें करने लगा था कि मुझे उस वुमन के बारे में कुछ पता नहीं चला है। नुअन सोचती है, लगता है ये तो लड़कीबाज है, और यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं हन को अभी भी जिंग और बाओ की मोम के बारे में पता नहीं चला था। नुअन को एक मैसेज आता है जहाँ पर लिखा था कि 5 साल पहले जो भी हुआ था मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों का फादर हूँ। नॉन सोचती है, अच्छा तो अब मेरे बच्चों का फादर मुझसे मिलना चाहता है, और वो क्यों भला मुझसे क्यों वो मिलेगा। बाद में यहाँ वो अपने ग्रैंडपा के पास आती है। उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा के पास आई हुई थी उसकी स्टेप सिस्टर, और वो ग्रैंडपा से उसके शेयर्स मांग रही थी जो ग्रैंडपा ने देने से मना कर दिया था। उसी के बाद ये सब कुछ हुआ था। नोआन कहती है कि सीना की बच्ची को मैं नहीं छोड़ने वाली। बाद में नोआन जाती है रोई के पास हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि रोई ने ही तो अपने सभी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था ना। रोई कहती है, अपने ग्रैंडपा की वजह से मुझसे रिक्वेस्ट करने आई हो क्या। नोआन कहती है, देखो तुम्हें मुझसे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा और हन का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। रोई बोलती है, तो क्यों ना तुम अपने बच्चों को लेकर अब्रॉड ही चले जाओ, वैसे अब तो तुम हन का ट्रीटमेंट भी नहीं कर रही हो ना। नोआन कहती है, ठीक है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फिर से हो गया तो मैं चली जाऊंगी। यहाँ रोई फोटोज देखती है, उसे पता चलता है कि ये सभी बच्चों की मॉम भी नोआन ही है। उसे इतना गुस्सा आता है और वो सोचती है, हन सिर्फ मेरा है और ये बात मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। अब रात में नुमान अपने बच्चों के फादर से मिलने के लिए आती है। यहाँ हानि था, लेकिन तभी नुमान को एक कॉल आता है कि लोग कहीं मिल नहीं रहा है, और वो भागी भागी चली जाती है। वो अपने घर आती है और यहाँ नुमान के घर पर हान भी आ चुका था, क्योंकि असिस्टेंट ने बता दिया था। यहाँ नुमान तो रोए ही जा रही थी। बाहु कहता है, हम तीनों बाहर खेल रहे थे पर पता नहीं भाई कहाँ चले गए। हान को पता चलता है कि जिंग, बाओ, इवन की लू की भी, तीनों की ही मौत नुआनी है। हान ये देखकर शौक ही हो चुका था। लुई ने ये सब कुछ प्लान किया था, उसका बंदा लू को लेकर था, लेकिन लू कहता है, हम आपको बहुत ज्यादा पैसे देंगे, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये तीनों ही यहाँ लड़ाई करने लगे थे। तभी लू भाग जाता है और उसका एक्सीडेंट हो चुका था। बाद में रोई का बंदा उसे कॉल कर कर इस एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। रोई सोचती है, हर बार ये लोग बच क्यों जाते हैं। अब हमारे लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाता है। ये बात जब नुआन को पता चलती है वो और भी अपसेट हो जाती है। डॉक्टर बोलते हैं RH नेगेटिव ब्लड चाहिए। हान कहता है, ये मेरा ही ब्लड है, लेकिन बाओ बोलता है, आप हमारे डैड हो ना, तो आप ब्लड नहीं दे सकते। ये सुनने के बाद नुआन कहती है, ये क्या बकवास है बाओ, तुम्हारे डैड हान कब से हो गए। यहाँ पर हान बता देता है कि उसके पास DNA टेस्ट की रिपोर्ट है, और बाद में हान ने बहुत जल्दी ब्लड का भी इंतजाम करवा दिया था। यहाँ पर नुआन कहती है, अच्छा तो तुम ही मेरे बच्चों के फादर हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर बाद में हान कहता है, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैंने DNA टेस्ट की रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिंग और बाओ की मॉम तुम ही हो। यहाँ ये लोग ही सब कुछ बातें शेयर करते हैं। जिंग कहती है, क्या बात है ना मम्मी, जरा डैडी के सामने तो देखो, वो कितने हैंडसम दिखते हैं, आपको नहीं लगता क्या डैड को एक चांस मिलना चाहिए। अब हमारा लू भी ठीक हो चुका था। तीनों बच्चे ही बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। लोगों को पता चलता है कि उसके जो डैड है वो हान है। एक्चुअली हान को DNA टेस्ट के ऊपर कुछ डाउट हो रहा था, इसलिए उसने दोबारा करवाने के लिए भी छोड़ दिया था। तीनों बच्चे बोल रहे थे, आपको शादी कर लेनी चाहिए ना, आप तभी तो हमारे मॉम डैड बनोगे। ये हान कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए कब से रेडी हूँ। नुआन को लग रहा था कि हान उसके साथ शादी तो करेगा, उसके साथ रहेगा भी, लेकिन ये सब कुछ वो बच्चों की वजह से ही कर रहा है। बाव कहता है, शादी से पहले मुझे आपके मार्क्स गिनने पड़ेंगे, क्योंकि पेन अंकल के मार्क्स आपसे ज्यादा है। ये सुनने के बाद हान कहता है, क्या तुम उस पेन को डैड बनाना चाहते हो।
लू कहता है, नहीं अब तो अब आप ही मेरे डैड हो ना। अब हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा से मिलने के लिए स्टेप मॉम आई थी और वो बार बार शेयर्स की बात की जा रही थी और कह रही थी, अगर मुझे शेयर नहीं मिला तो मैं सभी को बर्बाद कर दूंगी। यह हमारे स्मार्ट बाओ ने सभी रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। नोआन कहती है, देखो आपको पता नहीं होगा लेकिन हान मेरे हस्बैंड है और अगर आपने कोई भी चालाकी की ना आपको मैं जेल भिजवा दूंगी। स्टेप मॉम कहती है, क्या हान तुम्हारा हस्बैंड है? अब क्या था, ग्रैंडपा को भी ये बात पता चल जाती है और वो भी शादी के लिए कहते हैं कि तुम दोनों को ही जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। नुआन और हान ने मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लिया था। यहाँ नुआन कहती है, तुम्हारा घर तो सामने वाला ही है ना, तुमने जो लिया है न्यू, तो तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। हान कहता है, लेकिन कपल तो एक ही साथ रहते हैं ना। दोनों बच्चे ही कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। अब हम देखते हैं तीनों मिलकर कुकिंग कर रहे थे, लेकिन बच्चों के साथ साथ हान ने भी कुछ ज्यादा ही आटा गिरा दिया था। फिर क्या था, नुआन चारों को ही क्लास लगा लेती है और कहती है, अच्छे से सफाई करो। बाद में उसने डिनर भी बना दिया था। तभी हम मॉम आती है और गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें रोहित से शादी नहीं करनी, मेरे पास और भी बहुत सारी लड़कियों के फोटो है, तुम उनमें से किसी और को चूज कर लो ना। हान कहता है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी है। तभी यहाँ पर लो बोलता है, आपके इतने प्यारे से पोते हैं, आप किसी और से मेरे डैड की शादी कैसे करवा सकते हो? पर मॉम तीनों ही अपने पोते पोतियों को देखकर कुछ ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। वो कहती है, हान इतनी बड़ी तुम्हारे बच्चे हो चुके और तुमने आज तक मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। वो तो तीनों को भरपूर पैसा देने लगी थी। तभी यहाँ नुआन आती है। मॉम समझ जाती है कि यही तीनों बच्चों की मॉम है। मॉम तो इतना खुश हो चुकी थी, नुआन के लिए पता नहीं कौन कौन से गिफ्ट मंगवाए ही जा रही थी। यहाँ तीनों बच्चों से मिलकर मॉम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही थी। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि एक्चुअली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। अब हम देखते हैं, नुआन तो अपने बच्चों के साथ ही सोने वाली थी, लेकिन बच्चे सोचते ऐसे तो नहीं चलेगा, सभी कपल तो एक ही साथ रहते हैं ना एक ही रूम पर, तो हमारे मॉम डैड भला एक रूम में कैसे रहेंगे? यहाँ वो तो जानकर नुआन को रूम में लॉक कर देता है, जहाँ पर हान भी था। हान कहता है, अच्छा तो ये बच्चों की प्लानिंग है। नुआन कहती है, हाँ हाँ बच्चों की ही प्लानिंग है, तुम कुछ ज्यादा मत सोचो। अब हम देखते हैं एक न्यूज आती है जहाँ पर बताया जाता है कि हान के 3 बच्चे हैं और अब उसकी एक वाइफ भी आ चुकी है। रूही ये न्यूज देख लेती है और कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो रही थी। मॉर्निंग में नुआन और हान कुछ ज्यादा ही क्लोज थे। हान तो इस नजारे को एंजॉय किया जा रहा था, लेकिन नुआन को अपने बच्चों पर ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। मॉम को भी ये बात पता चल चुकी थी कि उसका बेटा और बहू एक ही रूम में थे, इसलिए वो तो कुछ ज्यादा ही चिढ़ाने लगी थी कि हाँ तुम्हारे ऑलरेडी 3 बच्चे, अब तुम्हें कितने बच्चे चाहिए? वैसे 3 बच्चे काफी है, तुम्हें और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हान कहता है, मॉम आप बस भी कर दीजिए, ये आप क्या बके जा रही हो? मॉम कहती है, चिल डाउन, मैं तो मजाक कर रही थी। उसे तो जिंक कुछ ज्यादा ही पसंद आई थी। मॉम ने कहा था कि ग्रैंड वेडिंग होगी, इसलिए नुआन वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाती है। हान की तो नजर ही नहीं हट रही थी, लेकिन जैसे वो वापस अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है, यहाँ पर रूही ने उसको पकड़ लिया था। उसके पीछे पीछे लू भी जाता है। लू को देखकर रूही का बंदा बोलता है, तो इसको भी पकड़ना होगा क्या? तुरंत ही लू कार पर बैठ जाता है और कहता है, डोंट वरी, मैं आपके साथ आने को रेडी हूँ, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चा खुद ही हमारे साथ चलना चाहता है क्या? जैसे ही नुआन की आंखें खुलती है, यहाँ पर रूही तो पागल ही हो चुकी थी और हमारे बाओ ने नुआन को सेव कर दिया था। एक्चुअली हंट नुआन से सच में प्यार करता था, ऐसा नहीं था कि उसने बच्चों की वजह से शादी की थी। वो तो चाहता ही यही था कि नुआन ही उसकी लाइफ मैटर बने। अब सभी बच्चों के साथ ये दोनों कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे थे और इन लोगों की फैमिली भी कंप्लीट हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा बेबी ज्यादा क्यूट लगा और आप मुझे जरूर बताइए कि आपको आगे कौन से टाइप की स्टोरीज देखनी है, ताकि मैं वैसे ही स्टोरीज आपके लिए लेकर आ सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।